मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर और उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उन पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा कि हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट। विलियम शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? तो टोटल 37 प्ले लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ये जो फ्रेज है वो किसके द्वारा विलियम शेक्सपियर को बोला गया है? तो इसको बेन जॉनसन ने बोला था। किसको? विलियम शेक्सपियर को। तो ध्यान बनाए रखना, अगर कहीं एग्जाम में आ जाए स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक किसके द्वारा बोला गया, तो बेन जॉनसन के द्वारा। किसके लिए बोला गया? तो विलियम शेक्सपियर के लिए इसको बोला गया। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज। जो स्टेटफोर्ड नाम का एक बहुत प्यारा सा, आकर्षक सा, सुंदर सा गांव है, वो कौन से प्रांत में, कौन से काउंटी में? तो वार्कविकशायर में है। कहाँ है? वार्कविकशायर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, जो विलियम शेक्सपियर की जितनी भी हमारी ट्रेजेडीज होती हैं उन ट्रेजेडीज में द डोमिनेंट नोट, जो डोमिनेंट नोट होता है वो क्या होता है, यानी कि प्रमुख नोट उसमें कौन सा नज़र आता है? तो ध्यान बनाए रखना, सी ऑप्शन, यानी कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हम लोगों में कहाँ पर होता है कि डेस्टिनी इज कैरेक्टर भी दिया होता है। तो मैं इसको बता देता हूँ, कैरेक्टर इज डेस्टिनी सी डी से याद रखोगे, सी के बाद डी आता है, सी के बाद डी आता है, तो कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा होलोफर्नेस, यानी कि जो होलोफर्नेस नाम का एक स्कूल मास्टर दिखाया जाता है, ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में दिखाया जाता है? तो ये लव्स लेबर लास्ट में दिखाया जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। द डिफीट ऑफ आर्माडा इन 1588 में, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। द नरेटिव पोइम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, जो विलियम शेक्सपियर की कुछ नरेटिव पोइम थी उनमें से वीनस एंड एडोनिस जो पोइम है वो किसको डेडिकेट की गई है? तो ये ऑल ऑफ सदप्टन, हेनरी रॉयल्सले और बैरन ऑफ टिचफील्ड, इन तीनों को ही डेडिकेट किया है। ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इन 1609, 1609 में अ शिप वाज रैक्ड, एक शिप था जो कि रैक हो जाता है, यानी कि ध्वस्त हो जाता है, ऑन द अननोन बर्मुडाज, एक अनजानी सी बर्मुडा की जगह होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बर्मुडाज केम टू नोन एज, अब ये बर्मुडा किस नाम से जाना जाता है? तो दी आइल ऑफ डेविल्स के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि 1609 में एक अनजान से बर्मुडा पर एक जहाज जो है वो रैक हो गया था। बर्मुडा को किस नाम से जाना जाता है? तो द आइल ऑफ डेविल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले अनफिनिश्ड है? तो हेनरी एर्थ इनका क्या है? अनफिनिश्ड है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली है क्या? ये W.J. लॉन्ग के द्वारा विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला गया ये कमेंट है। तो क्या बोला था इन्होंने? ये बोला था W.J. लॉन्ग ने कि शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। प्ले लविंग एज का मतलब होता है विलियम शेक्सपियर एक ऐसे युग से बिलोंग करते थे जिस युग में लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा नाटकों को पसंद किया जाता था। तो इन्होंने क्या करा? मौके का फ़ायदा उठाया और ही स्टडीड द क्राउड्स, यानी कि वहाँ के लोगों की भावनाओं को अध्ययन किया कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, कौन सी चीज़ पसंद करते हैं, और उनको वही दिया जाना चाहिए जो चीज़ ये पसंद करते हैं। तो ही स्टडीड द क्राउड, इन्होंने क्राउड की, वहाँ की भीड़ का अध्ययन किया। गेव देम, और वही दिया उनको, व्हाट दे वांटेड, जो वो चाहते थे। सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इन्होंने अपने विचार और अपनी भावनाओं को भी उसमें रिफ्लेक्ट किया। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड और अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स, उन्होंने वहाँ की जो इंग्लिश क्राउड थी, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे, उनको भी रिफ्लेक्ट किया और अनकॉन्शियसली, बिना कुछ पता लगे बल्कि अनजाने में ही सही, इन्होंने पूरी भीड़ को, वहाँ के लोगों को रिफ्लेक्ट कर दिया, प्रतिबिंबित कर दिया। और विच आर अलाइक इन ऑल एजेज, और इस तरीके से इनके प्लेज, इनकी भावनाएं, इनके थॉट, इनके विचार हर युग में जो हैं वो पसंद किए जाने लगे। और इस प्रकार से ही कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी, और ये लगातार
अपनी प्रसिद्धि को छूते रहे। मतलब ये हुआ निरंतर इनकी जो लोकप्रियता थी वो बढ़ती रही। ये किसकी राय थी? इस तरीके का जो कमेंट किया था वो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने किया था। ध्यान बनाए रखना, विलियम शेक्सपियर के बारे में अच्छी बात बोली थी। अगला हम बात करते हैं कि दी फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर केम इन। जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में आया। फॉर दिस क्रेडिट गोज टू, और ये जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराने का जो क्रेडिट जाता है वो इनके दो एक्टर थे जिनका नाम था हेमिंग एंड कॉन्डेल। ये नाम जरूर ध्यान रखना, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ठीक है, इसमें फर्स्ट फोलियो में जो इन्होंने हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा प्ले पब्लिश कराए गए थे उसमें टोटल जो प्ले थे वो 36 प्ले थे। एक प्ले इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, उसी प्ले का आपको नाम बताना है। तो उस प्ले का नाम था पेरिकल्स। क्या नाम था? पेरिकल्स। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बातें समझ में आ गई कि शेक्सपियर के नाटकों का पहला फोलियो जो है वो 1623 में आया था, और इसका श्रेय इनके साथ में ही काम करने वाले दो अभिनेता थे जिनका नाम था हेमिंग और कॉन्डेल, इनको दिया जाता है। फर्स्ट फोलियो में टोटल 36 नाटक थे, इसमें एक नाटक शामिल नहीं था। वो कौन सा नाटक शामिल नहीं था? तो पेरिकल्स शामिल नहीं था दोस्तों। अगला 12 नंबर पे अगर हम बात करें, इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोइट। अच्छा ये बता दो कि ये कमेंट किसने करा कि ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, यानी कि ये किसका? ये भी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का ही है, ध्यान बनाए रखना। और डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने ये कमेंट किसको किया था? विलियम शेक्सपियर को। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब ये हुआ कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स होते थे, वर्क्स का मतलब होता है जैसे प्लेज हैं, पोइम्स हैं, सोनेट्स हैं, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी कृतियां हैं उन कृतियों के नेचर का स्टडी करना इज लाइक आ एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब ये था कि एक नए और सुंदर देश की खोज करने जैसा हो। तो आप समझ ही गए होंगे कितनी बड़ी बात डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कही थी इनके बारे में। ये भी प्यारा सा कमेंट डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के द्वारा ही बोला गया। अच्छा, तारीफ तो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने ही की है विलियम शेक्सपियर के। अब तक जितने कमेंट पढ़ते आ रहे हैं सब डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के, और सब में तारीफ की है उन्होंने। अगला क्या है? आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु सेड। ये किसने कहा कि मुझे याद नहीं मेरे जीवन में कभी किसी पुस्तक या व्यक्ति या घटना ने मुझे इतना प्रभावित किया हो जितना कि शेक्सपियर के नाटकों ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये गोएथे थे। कौन थे? गोएथे थे दोस्तों। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल, यानी कि विलियम शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट कंजर्वेटर। ये दो महान संरक्षक हैं ऑफ द इंग्लिश स्पीच के, यानी कि विलियम शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी भाषा के दो महान संरक्षक माना गया है इनको। आगे क्या बोला गया है? एंड वन हु हैप्चुअली रीड, और जो कोई इसको नियमित अध्ययन करता है, यानी कि जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से पढ़ता है, then finds himself possessed by a style and vocabulary। अर्थात वह खुद को एक ऐसी शैली और शब्दावली से संपन्न पाता है डेट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, जो आलोचना से परे है। मैं थोड़ा सा इसका मतलब बताता हूं अच्छे से कि इस वाले कमेंट में डब्ल्यू.जे. लॉन्ग विलियम शेक्सपियर के बारे में प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी भाषा के दो महान संरक्षक बता दिया, और यहाँ तक कि ये बताया कि जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से पढ़ता है, मतलब किसको पढ़ता है? विलियम शेक्सपियर को और किंग जेम्स बाइबल को जो नियमित रूप से पढ़ता है वह खुद को एक ऐसी शैली और शब्दावली से संपन्न पाता है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी बात कही थी किसने? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। ठीक है, और 16 नंबर का देखो क्या है। 16 नंबर पे कहा गया है इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम। यहाँ तक कि इवन दोज का मतलब होता है यहाँ तक कि जो लोग शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं वे भी अनजाने में उनके द्वारा निर्देशित होते हैं, उनके द्वारा गाइड किया जाता है। फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ एंड लिटरेचर। मतलब ये हुआ क्योंकि उनके विचार और जो उनका एक्सप्रेशन है
थॉट और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं वो, कि उनके विचार और उनके एक्सप्रेशन हमारे जीवन और साहित्य में इस तरीके से व्याप्त हो गए, इस तरीके से परवेडेड हो गए, जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है तब तक उसके प्रभाव से बचना असंभव हो जाता है उसके लिए। उन्होंने कहा डेट इज इम्पॉसिबल, उसके लिए असंभव हो जाता है, सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीक करता है, बोलता है, टू एस्केप द इन्फ्लुएंस, उसके इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकता, उसके प्रभाव से नहीं बच सकता। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ तक कि जो लोग विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं वे भी अनजाने में उनके द्वारा गाइडेड किए जाते हैं, क्योंकि उनके विचार और व्यक्ति हमारे जीवन और साहित्य में इस तरीके से व्याप्त हो गए हैं कि जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है तब तक उसके प्रभाव से बचना असंभव है। यानी कि अंग्रेजी भाषा में विलियम शेक्सपियर का जो इन्फ्लुएंस है वो किस कदर व्याप्त है, आप इस कमेंट से पता लगा सकते हो। A.B.W.J. लॉन्ग के द्वारा बोला गया है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु पब्लिश्ड दी फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, यानी कि 1709 में विलियम शेक्सपियर का पहला जीवनी किसने प्रकाशित किया था, तो वो थे निकोलस राव, ए ऑप्शन निकोलस राव। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, हु अटैक्ड शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर पे किसने हमला किया, इन अ पैम्पलेट कॉल्ड, एक पैम्पलेट था जिसका नाम था अ ग्रोस वर्थ अ बिट वॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस, इसमें तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, मैं उस आदमी से प्यार करता हूँ और उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो यादें हैं उनका सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड एडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, हु सेड, ये किसने कहा, तो इसको कहने वाला व्यक्ति कौन थे, बेन जॉनसन थे। तो ये बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है, ध्यान बनाए रखना। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, ठीक है, मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ और उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ। वह वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति था और खुले और स्वतंत्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। बेन जॉनसन कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। 20 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो 20 नंबर पे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर आर द नेम ऑफ द थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद, यानी कि ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स उन थिएटरों के नाम हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, तो विलियम शेक्सपियर से जुड़े हुए थिएटर्स के नाम हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर वीयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर्स द स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही डैट मूव्स माई बोन्स। इसका मतलब क्या हुआ, हु इज दिस पोइट, एक किस कवि के लिए कहा गया, तो विलियम शेक्सपियर के लिए कहा गया। लेकिन इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना। ईश्वर उस व्यक्ति को सुखी रखे, हमेशा हैप्पी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, परंतु उस व्यक्ति को अभिशाप दे, कर्स करे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। एक्चुअली ये जो लाइनें हैं वो विलियम शेक्सपियर की जो कब्र है, कब्र पर लिखे गए शब्द हैं, कब्र पर अंकित शब्द हैं, तो एपिटैफ कह सकते हो इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख लो कौन सा है, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी 6 एंड इन रिचर्ड 3। ये बोला गया कि विलियम शेक्सपियर ने संभवतः हेनरी 6 के अंतिम 2 भागों में और जो रिचर्ड 3 नाम का प्ले था, ठीक है, ट्रेजेडी थी, तो हिस्टोरिकल प्ले था, में किसी के साथ काम किया। वो व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति दोस्तों कौन था, मार्लोव थे। मार्लोव के साथ मिलकर के इन 2 वर्ग में इन्होंने काम किया। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर ने मार्लोव के साथ कौन से 2 प्ले में काम किया है, तो बता देना हेनरी 6 और रिचर्ड 3। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इट इज़ सेड दैट हेनरी एर्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। ये कहा जाता है कि जो हेनरी एर्थ प्ले है वो जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का कोलाबरेटेड वर्क है, ठीक है, कोलाब्रेशन में लिखा गया है दोनों के सहयोग से।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करते हैं तो देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली फाउंड इन एडिशंस ऑफ शेक्सपियर बट इट इज ऑफन प्लेस्ड अमंग शेक्सपियर्स डाउटफुल वर्क। एक ऐसा नाटक है जो आमतौर पर शेक्सपियर के जितने भी एडिशन थे उसमें नहीं मिलता, लेकिन इसे ये कह सकते हो कि अक्सर जो विलियम शेक्सपियर के संदिग्ध वर्क हैं उसमें रखा जाता है नाटक का। फिर आगे बोला गया द ग्रेटर पार्ट, यानी कि नाटक का बड़ा हिस्सा इज अनडाउटेडली निसंदेह रूप से बाई फ्लेचर के द्वारा लिखा गया। विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हियर, यहाँ पर कौन से प्ले की बात करी जा रही है? तो टू नोबेल किंग्समैन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? टू नोबेल किंग्समैन। यही एक ऐसा नाटक है जो आमतौर पर शेक्सपियर के जितने भी एडिशन हैं उसमें नहीं मिलता, लेकिन इसे अक्सर शेक्सपियर के संदिग्ध कार्यों में रखा जाता है। नाटक का बड़ा हिस्सा निसंदेह जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर किस नाटक का उल्लेख किया जा रहा है? तो टू नोबेल किंग्समैन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। 25 नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है? दिस प्ले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग के अनुसार इज वन ऑफ सेवरल क्रूड प्लेज पब्लिश्ड एट फर्स्ट अनोनिमसली एंड लेटर attributed to Shakespeare by publishers who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being referred here? यहाँ पर हम कौन से प्ले की बात करें? तो एडवर्ड थर्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है कि द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव, यानी कि जो क्वीन थी, रानी थी, उन्होंने शेक्सपियर को फाल्स्टाफ को प्रेम में दिखाने का आदेश दिया। तो वहाँ की जो रानी थी उन्होंने शेक्सपियर से कहा कोई ऐसा नाटक लिखो जिसमें फाल्स्टाफ जो है वो प्रेम करता हुआ नजर आए। देन शेक्सपियर रोट अ प्ले, और इसके बाद महारानी के आदेश पर विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा। उस प्ले का नाम क्या था जिसमें फाल्स्टाफ जो है वो प्यार में दिखाया गया? तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। कौन सा? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वाज, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। तो बेन जॉनसन दिखाए जाते हैं। कौन दिखाया जाता है? बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु रोट 4 बुक्स, ये 4 पुस्तकें कौन लिखता है? चारों के नाम सुन लो। द व्हील ऑफ फायर, इंपीरियल थीम, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट और द क्राउन ऑफ लाइफ। ये सभी जो चारों बुक्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये चारों बुक्स किसने लिखी? ये चारों बुक्स विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, यानी कि जो अदर्स होते हैं, अन्य होते हैं, अन्य लोग हमारे प्रश्नों को अवॉइड करते हैं, पालन करते हैं। तुम स्वतंत्र हो, ये कौन कहता है? तुम्हारी कला स्वतंत्र है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। और मैथ्यू अर्नोल्ड किससे कहते हैं? विलियम शेक्सपियर से कहते हैं। आप इस कमेंट को कैसे याद रख सकते हो? ऐसे करके याद रख सकते हो। मैथ्यू से मतलब, मैथ्यू से समझ लेना मैथ, कोई मैथ है, और मैथ जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। मैथ इंग्लिश वालों की अच्छी नहीं होती। जिस पर इंग्लिश होती है, इंग्लिश का जो टीचर होता है वो मैथ से ज़्यादातर क्या करता है? अवॉइड करता है। तो अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, यानी कि मैथ्यू से समझ लेना मैथ जो है अवॉइड किया जाता है, मैथ के क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है। ऐसे रिलेट कर लेना इसको। अगला क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन देख लो हमारा। हेलना चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लेपेट्राज मेजेस्टी, अटलांटाज बेटर पार्ट सैड, लुक्रीजियाज मोडेस्टी, हु इज़ रेफर्ड हियर, यहाँ पर किसको रेफर किया गया है? तो रोजालिंड इज रेफर्ड हियर, यहाँ पर रोजालिंड को रेफर किया गया है। और रोजालिंड एज यू लाइक इट में दिखाई जाती है। एज यू लाइक इट की ये हीरोइन है। अगला क्वेश्चन हमारा है डायनाज लिप। अगर हम डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, दाई स्मॉल पाइप इज एज दी मैडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड, उसकी आवाज़ जो है वो बहुत श्रिल है, महीन है, और जो आवाज़ है, जो साउंड है वो बहुत सुरीली है।
हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रेफर्ड हेयर, यहाँ पर किसकी पर्सनैलिटी की, किसके व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, तो बियोला। बियोला किस में दिखाई जाती है, ट्वेल्थ नाइट में दिखाई जाती है। आई विल डू माई बेस्ट टू बो योर लेडी, यहाँ के बो का मतलब होता है पटाना, मनाना, ठीक है, मैं आपकी लेडी को मनाने का अपना बेस्ट प्रयास करूँगा। हु इज़ दी स्पीकर, ये लाइनें कौन बोलता है, तो ये लाइनें जो है सेजेरियो के द्वारा बोली गई हैं। एक्चुअली है क्या, जो बियोला है वो उसने अभी एक लड़के का रूप धारण कर रखा है और अपना नाम सेजेरियो रख लिया है, तो बियोला इन डिस्गाइज ऑफ सेजेरियो, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुक टू हर, उसकी ओर देखो, मूर। मूर यहाँ पर जो यूज किया गया है वो ओथेलो के लिए यूज किया गया है। इफ़ दाऊ हैज आइज टू सी, सी है डिसीव हर फादर एंड मे दी, वो एक ही बात कहते हैं, हे मूर, अरे ओथेलो, अगर तुम्हारी आंखें हैं तो उसे देखो, उसकी ओर देखो, निहारो। उसने अपने पिता को अगर धोखा दे दिया तो आगे चल करके वो तुमको भी धोखा दे सकती है। ये लाइनें किसने कहीं और किससे कहीं, ये लाइनें ब्रेबेंसियो के द्वारा ओथेलो से कही गई हैं, तो बी ऑप्शन। ब्रेबेंसियो ने, जब कोर्ट में ये लोग खड़े होते हैं तो ब्रेबेंसियो कहता है किससे, ओथेलो से। ब्रेबेंसियो डेस्डेमोना का पिता है, तभी वो कहता है अगर ये आज अपने पिता को धोखा दे सकती है तो आगे चल करके ओथेलो ये तुमको भी धोखा दे सकती है। वन डैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ये कौन कहता है कि वह उसने बुद्धिमानी से तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे से प्यार किया, ये भी ओथेलो कहता है, ठीक है, ये भी लाइनें ओथेलो के द्वारा बोली गई हैं। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव बेग्ड डेथ वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें ओथेलो की लाइनें हैं, लेकिन इस लाइनों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें टेम्पेस्ट वर्ड आया है और तुम टेम्पेस्ट को समझ करके कहीं टेम्पेस्ट प्ले मत कराना, ठीक है। अगर हर तूफ़ान के बाद ऐसा शांति आए, इस तरीके की शांति आ जाए तो हवाएं तब तक चलेंगी जब तक वे मौत को न जगा दें। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई, कहाँ दिखाई देती हैं, कहाँ से, तो ओथेलो प्ले में। अगला विच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयस्टरस फन एंड लाफ्टर, यानी कि विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो कि फार्स है और फुल ऑफ बॉयस्टरस एंड लाफ्टर, उनके कहने का मतलब विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो मजाक और हंसी से भरा है, जिसमें तमाशा ही तमाशा है, तो लव्स नेवर लास्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स, ये जो मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो हैं, ये विलियम शेक्सपियर की क्या है, ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिनको हम कभी सीक्वेंस में लगाने को भी आ जाता है, HOKM, हुक्म, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला 38 नंबर के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, द टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिम्बलिन और द विंटर स्टिल आर दी लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये सभी क्या हैं, विलियम शेक्सपियर के अंतिम नाटक हैं। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज, ये ना तो पूरी तरीके से कॉमेडी हैं, नार प्योरली ट्रेजेडीज, और ना ही पूरी तरीके से ट्रेजेडी हैं। हिंस दे आर कैटेगराइज एज, और इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, तो इनको ड्रामेटिक रोमांसिस, किस कैटेगरी में रखा गया है, ड्रामेटिक रोमांसिस। 39 नंबर का देखो, विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा कहलाता है, तो द टेम्पेस्ट कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर की अगर हम बात करें तो जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लोपेट्रा आर रोमन प्लेज, यहाँ पे जूलियस सीजर नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पर हो गया हमारा एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ये रोमन प्ले हैं। फिर अगले कहा गया है कि देयर इज़ वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, एक और विलियम शेक्सपियर के द्वारा रोमन प्ले लिखा गया है, फाइंड इट आउट, आपको उसको फाइंड इट आउट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा टोटल 3 रोमन प्ले लिखे गए हैं, एक जूलियस सीजर है, दूसरा एंटनी एंड क्लोपेट्रा है, तीसरा इन 4 ऑप्शंस में से एक है, कौन सा, कोरियोलेनस, कोरियोलेनस, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर की अगर हम बात करें, A critic has divided William Shakespeare's career symbolically as, एक क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर के कैरियर को सिम्बोलिकली
डिवाइड किया है, जैसे नंबर 1 द कंट्री माउस, दूसरा द स्कूल ऑफ लव, तीसरा द गार्डन ऑफ एडन, चौथा द अनवेडेड गार्डन, द डार्क टॉवर, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेज। आपको उस क्रिटिक का नाम बताना है जिस क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर के कैरियर को इतने भागों में डिवाइड किया है। तो वो कौन थे? डोनाल्ड स्टोफर थे। कौन है? डोनाल्ड स्टोफर। ध्यान बनाए रखना, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, हेयर किंग डंकन कमेंट्स ऑन। यहाँ पर किंग डंकन जो है वो कमेंट करता है, वो किस पे कमेंट करता है? द थेन ऑफ काउडर पे। किस पे कमेंट करता है? थेन ऑफ काउडर के ऊपर वो कमेंट करता है। यानी कि चेहरे में मन की रचना को खोजने की कोई कला नहीं है। वह एक सज्जन व्यक्ति थे जिन पर मैंने एक पूर्ण विश्वास किया, और पूर्ण विश्वास किसके? थेन ऑफ काउडर। ध्यान बनाए रखना। अगला 43 नंबर की अगर हम बात करते हैं, इन 1598 में बेन जॉनसन का एवरीमैन नाम का एक प्ले था। इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चैम्बरलेन्स कंपनी विद टेकिंग पार्ट, जिसमें किसने भी हिस्सा लिया था? विलियम शेक्सपियर ने भी। यानी कि 1598 में बेन जॉनसन का एक एवरीमैन इन हिज ह्यूमर का प्रदर्शन चैम्बरलेन कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने भी भाग लिया था। ध्यान बनाए रखना। अगला 44 नंबर पे अगर हम बात करें, हु रोट शेक्सपियर कॉमेडी 1938, 1938 की शेक्सपियरियन कॉमेडी किसने लिखी? और 1948 की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी? तो ये किसके? एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉय वाकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन। ये विलियम शेक्सपियर के शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर आधारित बुक्स हैं। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। रॉय वॉकर की द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज फ्री 1949। ये जो निम्न दोनों पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? तो शेक्सपियर की आलोचना पर आधारित हैं। डियर सन, अगला कमेंट है दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच बिग विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। आपको बस इतना याद रखना है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। कभी कभी यहाँ से भी पूछ लेते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम। तो ये दो चीज़ें ध्यान बनाए रखना। ये कमेंट किसके द्वारा किया गया? तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा ये कमेंट किया गया था। किसके द्वारा? स्मृति के प्यारे पुत्र और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। आबर असंख्य मस्तिष्कों वाले शेक्सपियर, यानी कि आबर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य मस्तिष्कों वाले शेक्सपियर, ये जो फ्रेज है शेक्सपियर के बारे में किसने कही थी? तो ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा था। एस.टी. कॉलरिज ने विलियम शेक्सपियर को असंख्य मस्तिष्कों वाला बोला था, यानी कि आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। मैरिड का मतलब होता है असंख्य, और माइंडेड मस्तिष्कों वाला। 48 नंबर पे, गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, यानी कि जो अच्छे गर्भ से बुरे बेटा पैदा हो जाते हैं कभी कभी। हु सेज दिस, ये कौन कहता है? ये मिरांडा कहती है इन द टेम्पेस्ट में, ठीक है। कि एक ही माँ के गर्भ से जब दो पुत्र जन्म लेते हैं, उनमें एक पुत्र अच्छा होता है और एक बुरा हो जाता है, बुरा पुत्र पैदा होता है। तो उस सेंस में ये बोलती हैं, ठीक है, मिरांडा बोलती है। अगला नेक्स्ट, दोज आर पल्स डेट वर हिज आइज, बेमोती हैं जो उसकी आँखें थीं, बेमोती हैं जो उसकी आँखें थीं। यह पंक्तियाँ कहाँ दिखाई देती हैं? तो ये भी दोज आर पल्स डेट वर हिज आइज, ये टेम्पेस्ट में, द टेम्पेस्ट में। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा? मेजरी अक्वाइंटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज वेड फेलोज हु सेज, ये कौन कहता है? तो ट्रैंक्लो कहता है टेम्पेस्ट में।
कौन कहता है? ट्रैंक्लो कहता है कि दुख एक आदमी को अजीब बुरे लोगों से मिलवाता है। जो मिजरी होती है वो अक्वाइंट्स का मतलब होता है मिलवाता है, परिचय कराता है। अ मैन एक आदमी का विद स्ट्रेंज बैड फेलोज। स्ट्रेंज विचित्र विचित्र अजीबो गरीब, बैड फेलोज होते हैं जो बुरे लोग होते हैं उनसे। यानी कि दुख जो है वो एक आदमी को अजीब बुरे लोगों से मिलवाता है। तो टेम्पेस्ट में ट्रैंक्लो के द्वारा ये बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बहुत प्यारी लाइन है, ये सत्य भी है कि दुख एक आदमी को अजीब बुरे लोगों से मिलवा देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।